हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और हर दिन कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग सेक्शन 155 सीआरपीसी पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेक्शन 154 सीआरपीसी पढ़ा था। सेक्शन 154 और सेक्शन 155 दोनों ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने से संबंधित हैं। जहां सेक्शन 154 में किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमिट होने के बाद पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवाया जाता है, वहीं सेक्शन 155 में किसी भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमिट होने के बाद पुलिस स्टेशन में एनसीआर यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिखवाया जाता है। सेक्शन 155 को पढ़ने से पहले हम एक बार फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में देख लेते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस ज़्यादा बड़े अपराध होते हैं, जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस छोटे अपराध होते हैं। चूँकि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ज़्यादा बड़े अपराध हैं, इसलिए पुलिस बिना मजिस्ट्रेट से परमिशन लिए भी इसमें अरेस्ट कर सकती है, जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस को पहले मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना होगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हम कैसे पहचानें कि कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं और कौन से नॉन कॉग्निजेबल। तो आईपीसी में जितने भी ऑफेंसेस दिए गए हैं उनके लिए सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल के 4th कॉलम में आईपीसी के सारे ऑफेंसेस के सामने बताया गया है कि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल। इसके अलावा ऐसे ऑफेंसेस जो आईपीसी के अंतर्गत नहीं आते हैं, आईपीसी में नहीं दिए गए हैं, उनमें कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की पहचान उन ऑफेंसेस के कमिट होने के बाद मिलने वाली सज़ा के आधार पर किया जाता है। ऐसे अपराध जिनमें 3 साल से अधिक सज़ा मिलती है उन्हें कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहा गया है, और 3 साल से कम पनिशेबल ऑफेंसेस को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में रखा गया है। लेकिन ध्यान रहे, ये सज़ा के आधार पर वर्गीकरण आईपीसी के ऑफेंसेस के लिए नहीं है। आईपीसी के लिए याद रखें, सीआरपीसी में शेड्यूल 1 कॉलम 4। हम नॉन कॉग्निजेबल केसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इन्वेस्टिगेशन क्या होता है जल्दी से देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन सीआरपीसी के सेक्शन 2H में डिफाइंड है। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन अ मजिस्ट्रेट हु इज़ अथराइज्ड बाय अ मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। यानी सीआरपीसी के अंतर्गत पुलिस द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा जिसको मजिस्ट्रेट ने बोला है, अथराइज्ड किया है, सबूतों को इकट्ठा करने से संबंधित सभी प्रोसीडिंग्स इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत आती हैं। सामान्यतः इन्वेस्टिगेशन में स्पॉट पर जाया जाता है, केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस यानी तथ्यों और परिस्थितियों की जांच की जाती है। सस्पेक्ट ऑफेंडर यानी संदिग्ध अपराधी को ढूंढा जाता है, अरेस्ट किया जाता है, एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है। तो ये सभी काम इन्वेस्टिगेशन में आते हैं। अब हम सेक्शन 155 सबसेक्शन 1 को पढ़ लेते हैं। When information is given to an officer in charge of a police station of the commission within the limit of such station of a non-cognizable offence, he shall enter or cause to be entered the substance of the information in a book to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe in this behalf and refer the informant to the magistrate। सेक्शन 155 सबसेक्शन 1 कहता है कि जब पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को उनके थाने के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन यानी सीमा क्षेत्र के भीतर घटित हुए कमिट हुए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताया जाता है, इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, तब वह ऑफिसर इंचार्ज इस इन्फॉर्मेशन को एक डायरी में लिखेगा या लिखवाएगा। ध्यान रहे, यहाँ शैल का यूज हुआ है, यानी ऑफिसर इंचार्ज इन्फॉर्मेशन को लिखने के लिए ड्यूटी बाउंड है। अब आपको याद होगा कि हमने सेक्शन 154 में देखा था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमिट होने पर उसका इन्फॉर्मेशन पुलिस एफआईआर डायरी में लिखती है, लेकिन यहाँ पुलिस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के इन्फॉर्मेशन को एनसीआर डायरी में लिखेगी। अब
सेक्शन 155 सबसेक्शन 2, नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई सच केस और कमिट द केस फॉर ट्रायल। यानी नॉन कॉग्निजेबल केस में मजिस्ट्रेट के परमिशन के बिना पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकती। पुलिस इन्वेस्टिगेशन तभी स्टार्ट कर पाएगी जब उसे मजिस्ट्रेट से परमिशन मिल गया। लेकिन क्या होगा यदि पुलिस बिना परमिशन के इन्वेस्टिगेशन करती है? तो आइए देखते हैं। इसमें 3 परिस्थितियां बनती हैं। बिना परमिशन की की जाने वाली इन्वेस्टिगेशन को इर्रेगुलर या इल्लीगल इन्वेस्टिगेशन माना जाएगा। अगर यह अनियमित और अवैधानिक इन्वेस्टिगेशन कोर्ट के नॉलेज में ट्रायल स्टेज से पहले आ जाती है तो कोर्ट तुरंत री इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे सकती है। इसके साथ ही चूँकि बिना परमिशन के इन्वेस्टिगेशन होने के कारण अक्यूज्ड के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए अक्यूज्ड भी चाहे तो सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंतर्गत हाई कोर्ट में उस अनियमित अवैधानिक इन्वेस्टिगेशन को क्वैश करने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कि ये दोनों नहीं हुआ, यानी न तो ट्रायल के पहले कोर्ट के नॉलेज में यह अनियमितता आई और न ही इस अवैधानिक इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ आरोपी ने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल किया, तथा अब कोर्ट के ट्रायल स्टेज के अंत में यह पता चला कि या जजमेंट होने के बाद अक्यूज ने अपील किया तो अपील में उसने ऑब्जेक्शन उठाया, तब इस इर्रेगुलर और इल्लीगल इन्वेस्टिगेशन को तभी क्वैश किया जा सकता है यदि फेलर ऑफ जस्टिस दिख रहा है। यानी अगर फेलर ऑफ जस्टिस नहीं हो रहा है केस में तो इस इन्वेस्टिगेशन को क्वैश नहीं किया जा सकता। अब हम सेक्शन 155 सबसेक्शन 3 को देखेंगे। Any police officer receiving such order may exercise the same powers in respect of the investigation except the power to arrest without warrant as an officer in charge of a police station may exercise in a cognizable case। अब अगर कोई पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट की परमिशन मिलने के बाद नॉन कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है तो उसे वो सभी पावर्स हैं जो कॉग्निजेबल केस के इन्वेस्टिगेशन में उसे मिलती हैं। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल केस में पुलिस ऑफिसर अक्यूज्ड को बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता है, जबकि कॉग्निजेबल केस में वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता था। तो केवल ये पावर उसको नहीं दिया गया है, बाकी सारी पावर्स वही हैं जो उसे कॉग्निजेबल केस के इन्वेस्टिगेशन में मिलती हैं। अब सेक्शन 154 सबसेक्शन 4 देखेंगे। Where a case relates to 2 or more offences of which at least one is cognizable, the case shall be deemed to be a cognizable case, notwithstanding that the other offences are non-cognizable। तो सेक्शन 154 सबसेक्शन 4 हमें कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल केसेस के बारे में बताता है। अगर किसी केस में जितने भी ऑफेंसेस हुए हैं सभी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं तो वो पूरा केस नॉन कॉग्निजेबल केस होगा, और बाकी अन्य परिस्थितियां जिनमें पूरे केस में अगर एक भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पूरे केस को कॉग्निजेबल केस कहा जाएगा। एक बार और इसको समझ लीजिए कि अगर किसी केस में जितने भी ऑफेंसेस हैं हुए हैं सभी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, तभी अगर सभी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तभी वो पूरा का पूरा केस नॉन कॉग्निजेबल केस कहलाएगा। अगर उन सभी केसेस में एक भी केस कॉग्निजेबल ऑफेंस का हुआ तो वो पूरा केस कॉग्निजेबल केस कहा जाएगा। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।